हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं ओपेक, OPEC। फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, ये एक परमानेंट ग्रुप है, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया हुआ है ग्रुप को, बहुत सारी गवर्नमेंट से मिलकर। तो याद रखिए इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉइंट याद रखिएगा, परमानेंट भी है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। दूसरी अगर बात करें कब फॉर्म हुआ, तो याद रखिएगा बगदाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब? 14 सितंबर 1960 में। उस टाइम पर 5 मेंबर्स ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया था। 5 मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ओके, वेनेजुला मैं बता दूं आपको कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। ओके, तो ये 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया। अब आप सोच रहे होंगे इसका एजेंडा क्या है, इसका एम क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले बेसिक याद रखिएगा, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1960 में फॉर्म हुई थी बगदाद कॉन्फ्रेंस में, 5 मेंबर्स ने मिलकर बनाया। इसका हेडक्वार्टर अगर मैं बात करूं तो वियना में है। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, याद है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की, जो कि यूरोप में है। ठीक है, एक खास बात यह है कि याद कि जो ऑस्ट्रिया कंट्री है जहां पर इसका हेडक्वार्टर वियना, वो खुद इसका मेंबर नहीं है। तो बड़ा ही एक तरीके से ऑल्दो में लिखा है कि ओपेक का खुद ही मेंबर ऑस्ट्रिया नहीं है, बट हेडक्वार्टर यहां पर है, ये याद रखना है। एक खास पॉइंट मैंने लिखा है 1965 में हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया बना। ग्रुप तो 1960 में बन गया था, तो 5 साल कौन था इसका हेडक्वार्टर। तो यार स्टार्टिंग के 5 इयर्स की अगर बात करता हूं तो इसका हेडक्वार्टर जो था स्विट्जरलैंड में जेनेवा इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। बट आफ्टर दैट अब इसका हेडक्वार्टर क्या है, वियना ऑस्ट्रिया, ये आपको याद रखना है। अब आप सोचोगे सर इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, इसका एम क्या है। तो टोटल मेंबर्स इसमें 13 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। 5 ने स्टार्ट किया था। अभी जो 13 मेंबर्स है करेंटली मैं बता रहा हूं, 13 मेंबर्स जो है वो अल्जीरिया है, अंगोलो है, ग्वीनिया है, गैबन है, ईरान, इराक, कुवैत है, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिमेंबर सऊदी अरेबिया है, UAE है और वेनेजुला है। तो ये 13 मेंबर्स हैं जो एट प्रेजेंट ओपेक के मेंबर्स हैं। इंडिया इज नॉट द मेंबर। अब ये जो 13 मेंबर्स है, अगर मैं इनकी बात करूं, अगर ओवरऑल मैं ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की बात करूं, तो 13 मेंबर्स वर्ल्ड का 44% ऑयल प्रोडक्शन यही करते हैं। और अगर रिजर्व्स की बात करें तो याद रखिए मतलब कितना रिजर्व है इनके पास, तो इन ओपेक कंट्रीज के बाद टोटल ऐड किया जाए तो 81.5% जो वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व है वो इनके पास है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ऑयल इनके पास बहुत सारा है। तो क्या कह सकते हैं, ओपेक इज अ मेजर इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। जो ग्लोबल ऑयल होता है उसके प्राइसेस में इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यही सप्लाई करते हैं। तो ये अगर मान लो प्रोडक्शन कम कर देंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा उसका ऑयल का। तो एक तरीके से ऑयल का पूरा सप्लाई जो है ग्लोबल में वो इन कंट्रीज के हाथ में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या इसमें सिर्फ यही मेंबर्स हैं? देखिए 13 मेंबर्स ही हैं, पहले इसमें और भी मेंबर्स थे, जैसे इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, ये भी मेंबर्स रह चुके हैं, बट अब ये मेंबर नहीं है। ये फॉर्मर मेंबर था, अब इन्होंने छोड़ दिया इस ग्रुप को। ठीक है, तो याद रखिए अभी 13 मेंबर्स ही हैं। और इन 13 मेंबर्स में सबसे ज्यादा कौन ऑयल प्रोड्यूस कराई अमंग दीज 13 मेंबर्स ओपेक मेंबर्स में? तो देखिए सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अमंग दीज ओपेक मेंबर्स, याद रखिएगा। अब हम आते हैं इसका एम का। मैंने अभी आपको बताया एम क्या होगा, ग्लोबल ऑयल से रिलेटेड ही होगा बिल्कुल। तो यार देखिए इसका एम है टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल, ऑयल की जो सप्लाई है उसको मैनेज करे इन एन एफर्ट, इस तरह मैनेज किया जाए कि जो प्राइस है ऑयल का वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है, वो प्रॉपर मैनेज रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस जा रहा है या बहुत कम प्राइस जा रहा है, मतलब एक लेवल पे प्राइस रहे, जिससे कि याद रखिएगा फ्लक्चुएशंस कम से कम हो। और जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो जो परचेस कर रहा है ऑयल उन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से, या तो ये कंट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, दोनों को ही याद रखिएगा बेनिफिट्स हो, ऐसा नहीं उनको इफेक्ट करे। क्योंकि आपको पता है ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे घटेंगे तो सीधी सी बात है, मैं ये बोल सकता हूं कि हर कंट्रीज को इफेक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इकोनॉमीज बहुत ज्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट होती हैं, तो चाहे वो परचेसिंग कंट्री हो चाहे प्रोड्यूसिंग कंट्री हो, उनको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इनका काम है कि ऑयल की सप्लाई को इस तरह मैनेज करें, इस तरह प्राइस को मैनेज करें कि एक प्रॉपर फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। ओके, इस ग्रुप का भी नाम है OPEC, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, इनका खुद का सेक्रेटरियाट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ओपेक जो सेक्रेटरियाट है वो इनके सारे काम करता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव आर्म है आप कह सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव आर्म है जो एग्जीक्यूट करता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं। कहां लिए जाते हैं डिसीजंस? पहली बात तो डिसीजंस पास होते हैं, यानी कि जो मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, याद रखिएगा जो डिसीजंस लेते हैं इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो जो इनका सेक्रेटरियाट है वो इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, और ये सेक्रेटरियाट का है, ये वियना में ही है, रिमेंबर, तो लोकेटेड इन वियना। ओके,
याद रखिए ये सेक्रेटरियाट इसका एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है, देख सकते हैं। एक्सीलेंसी नाम क्या है, हैथनम अल गसिस, याद रखिएगा। तो ये जो एट प्रेजेंट है ये सेक्रेटरी जनरल है ओपेक का। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो याद रखिए ओपेक का ये जो सेक्रेटरियाट है ये रिसर्च वगैरह भी करते रहते हैं, फाइंडिंग्स करते रहते हैं, जिससे कि प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। ओके, तो इनपुट्स एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं मीटिंग्स जब होती है इनकी कॉन्फ्रेंस की, कि प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके, क्या सप्लाई चल रहा है, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है, उसको किस तरह मैनेज किया जाए, ये सब भी काम ही सेक्रेटरियाट करता है। अगर मैं इनकी फंक्शंस की बात करूं, ओपेक के फंक्शंस की, तो क्लियर है, अभी मैंने बताया। तो उसी को अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहें तो फंक्शंस इस तरह मैं बता सकता हूं कि ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, याद रखिएगा, इस तरह रेगुलेट करते हैं कि जो सिक्योरिटी रहे ऑयल रिटेल मार्केट में, ऐसा नहीं कि प्राइस मैंने बताया फ्लक्चुएशंस ना हो। ओके, और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न भी हो, उनको पैसा भी मिले, ये भी इनका एजेंडा है। दूसरा इनका ये भी इनकी पॉलिसीज रहती हैं ओपेक का, या एक तरीके से फंक्शन है, याद रखिएगा कि जो कंज्यूमर नेशंस हैं, मतलब जो परचेस कर रहे हैं, रिमेंबर, उनको भी रेगुलर ऑयल सप्लाई मिलती रहे। ऐसा नहीं कि उनको आप ऑयल सप्लाई देना बंद कर दे, क्योंकि आपको पता है ऑयल पे कितने डिपेंडेंट हैं आजकल कंट्रीज, तो उसको भी ये लोग, इसका ये भी फंक्शन है, उनको रेगुलर ऑयल सप्लाई मिलती रहे। थर्ड जगह जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और हाइड्रोकार्बन अफेयर है, याद रखिए इन कंट्रीज की, वो हमेशा मिलते रहते हैं, 2 साल में 2 बार मिलते रहते हैं। किस लिए मिलते हैं कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कहीं कुछ चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है, तो उसके हिसाब से याद रखिए प्रोडक्शन वगैरह ये इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। ओके, और डिसाइड करते हैं कि कैसे ऑयल मार्केट में सिक्योरिटी लानी है, कि भाई फ्लक्चुएशंस ना हो, तो ये उसके लिए मीटिंग्स भी होती रहती है, साल में 2 बार आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और हाइड्रोकार्बन अफेयर मिनिस्ट्री आपस में मीट भी करती है। प्लस आपको पता है ऑयल से अदर इश्यूज भी होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो ऐसी बात नहीं ये सिर्फ मीटिंग्स करते हैं सिर्फ ऑयल से रिलेटेड, प्लस अदर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी मीटिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया एनवायरमेंटल कमिटीज और पैनल्स भी स्टैब्लिश करते रहते हैं कि क्या इफेक्ट हो सकता है इसका हमारे ऑयल के प्रोडक्शन से, तो इन सब के लिए भी मीटिंग्स करते रहते हैं। ओके, तो ये कुछ है इनके फंक्शन से जो आपको याद रखना है। अब देखिए ये लोग प्रॉफिट तो कमा ही रहे होंगे, इतना सारा ऑयल बेच रहे हैं वर्ल्ड में, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एक फंड भी बना लिया, दैट इज ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि इनके तरफ बेनिफिट हो रहा है, तो आपस में वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक फंड इन्होंने डेवलप कर रखा है। ये फंड इन्होंने 1976 में स्टैब्लिश किया था, ऑफकोर्स ओपेक मेंबर्स से मिलकर स्टैब्लिश किया है, जहां पर ऐसा नहीं ये किसके लिए वर्क करेंगे, याद रखिए कहीं डिजास्टर आ गया, एग्रीकल्चर में इश्यूज हैं, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर, सैनिटेशन, वर्ल्ड में जो भी इश्यूज है वहां पर याद रखिए अपने फंड के थ्रू वहां पर हेल्प भी करते हैं। अब इतना बेनिफिट कमा रहे हैं तो हेल्प तो करनी पड़ेगी इनको साथ साथ में, तो इनका एक फंड भी है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक और ग्रुप न्यूज में रहता है ओपेक प्लस, याद रखिएगा ओपेक और ओपेक प्लस में डिफरेंस क्या हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। जो ओपेक प्लस है वो मैं आपको बता दूं, जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक में नहीं है, नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है, ओपेक को छोड़ के, उनके कहते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज। जैसे रशिया भी तो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, बट उसका नाम तो ओपेक में नहीं था, तो वो ओपेक प्लस कंट्रीज में आता है। तो ओपेक प्लस कंट्रीज जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुदान, सुदान, तो आप ये देख रहे हैं ये जो कंट्रीज हैं ये ओपेक के मेंबर्स नहीं है, तो उन्होंने खुद का एक ओपेक प्लस ग्रुप बना लिया, ये भी ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। ओके, याद रखिएगा जो इंडिया के लिए रेलेवेंस है, देखिए इंडिया के लिए तो दोनों रेलेवेंस है, ओपेक भी चाहिए ओपेक प्लस भी चाहिए, कोई इंडिया को ऑयल तो चाहिए, रिमेंबर देखा है तो इंडिया का रेलेवेंस ओपेक पे तो है ही, ओपेक प्लस पे भी इसलिए है क्योंकि इंडिया अपना जो याद रखिए ऑयल है वो मैक्सिको, मलेशिया, ओमान, रशिया इन सब से भी बाय कर रहा है, तो ऑफकोर्स इंडिया को अच्छे रिलेशन दोनों से बनाने पड़ते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको पता होगा ऑयल पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, एक तरीके से महंगाई से लेके एवरीथिंग हम ऑयल पे आजकल गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है। तो यस इंडिया के लिए दोनों ग्रुप चाहे वो ओपेक हो चाहे ओपेक प्लस हो, बोथ आर रेलेवेंट। ओके, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स जो ओपेक के हैं वो यहाँ पर कवर कर दिए हैं। ओके, अगर आप मेरे कंप्लीट नोट्स चाहते हो, याद रखिएगा हैंड रिटन नोट्स जहां पर मैं पूरे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करता हूं, तो मेरे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सैंपल चेक कर लो। प्लस अगर आप मेरी क्लासेस चाहते हो कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हर सब्जेक्ट की, तो एक बार मेरे एप्लीकेशन को विजिट करो, वहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने मेंशन कर रखी है। प्लस अगर आप गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। प्लस स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो एक बार ऐप को जरूर विजिट करो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो तुरंत ऐप डाउनलोड करो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे। कोई डाउट कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।